हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे सेलों के संयोजन के बारे में, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। और बात करेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। जैसा कि हम सब जानते हैं, या हमें पता भी होना चाहिए कि जब भी हम सेल लगाएंगे तो सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है या मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। यानी कि जो सेल हमारे हैं उनको श्रेणी क्रम में लगाना है, समांतर क्रम में लगाना है या मिश्रित क्रम में लगाना है। इन तीनों का एक ही हमारा बेसिक एजेंडा होता है, या हम कह सकते हैं एक बेसिक कार्य होता है। और वो ये कि भाई इतना करंट फ्लो करवाया जा सके, इतनी धारा दी जा सके कि जो बाहरी प्रतिरोध है उस तक धारा प्रवाह हो जाए, उस तक करंट फ्लो हो जाए, और हमारा वो जो भी बल्ब है या जो भी चीज हमने वहां पर कनेक्ट की है वो ग्लो कर जाए। अब अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के केस में क्या होगा, हमने कहा लेट n cells each of EMF E and internal resistance R स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या कह रहा है, माना n सेल प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R, छोटा r, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध छोटा r कैसे लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। समांतर क्रम में लगे हैं। तो ये सारे के सारे कैसे लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो लगा देते हैं पैरेलल। ये हमारा पहला सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध है आर। फिर हम यहां पर दूसरा सेल लगा देते हैं। फिर ऐसे हम यहाँ पर तीसरा सेल लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे पास n सेल लगे हैं, ठीक है। ऐसे n सेल लगे हैं, n सेल्स। इसका भी ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई, इसका भी वैद्युत वाहक बल आर ई, और इसका भी वैद्युत वाहक बल ई। इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, दूसरे का भी आर, तीसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, चौथे का भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और सबको कैसे कनेक्ट कर देना है, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक, ये सारे के सारे किसी एक बाहर एक्सटर्नल प्रतिरोध, यानी कि बाहर किसी आंतरिक प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिफाइन, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो ये किसी एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। बाहरी प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। जैसे कोई बल्ब हो सकता है, तो बल्ब ही को ध्यान में रखिए। जैसे एक ईएमएफ ई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। फिर दूसरा सेल आया, इसका ईएमएफ भी ई है, तभी आंतरिक प्रतिरोध आर है। ऐसे एक बिंदु पे कनेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक ईएमएफ ई है,
सेल लगा है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है। फिर एक और सेल हमारा यहाँ पे लगा है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है। सबका EMF E, सबका वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, सबका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, E R। और ये कितने लगे हैं? N सेल ऐसे लगे हैं, ऐसे धीरे 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 सारे ऐसे ऐसे से बहुत सारे लगे हैं, ठीक है। और ये किससे जुड़े हैं? एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़े हैं। एक की लगा लो, इस तरीके से जुड़े हैं, करंट चल रहा होगा इस तरीके से जुड़े। अब हमें क्या करना है? हमें इसका फायदा लिखना है, ठीक है, कि क्या कोई फायदा है इसको लगाने का या नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल ईएमएफ कितना आएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे परिपथ का कुल वैद्युत वाहक। तो जैसा कि आप जानते हैं सारे के सारे किसमें लगे? समांतर क्रम में लगे, पैरेलल ये लगे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पैरेलल में ईएमएफ या वोल्टेज हमेशा सेम होता है। पैरेलल में या तो वैद्युत वाहक बल या वोल्टेज हमारा समान होगा, तो कुल ईएमएफ आ जाएगा ई। ये हमारा टोटल ईएमएफ आ गया। एंड अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? मैं इसको RIN मान लेता हूं। RIN हमने इसको मान लिया। IN का मतलब इंटरनल, तो क्योंकि सारे पैरेलल जुड़े हैं तो हम जानते हैं 1/RIN बराबर क्या होगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। और कब तक जुड़े हैं ये? n टाइम तक जुड़े हैं, यानी n संख्या पे जुड़े हैं। अगर हम आंतरिक प्रतिरोध यहां से निकालेंगे तो हमें पता है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इसको करने में अगर टफ लगता है तो आप एक काम कीजिए, 1/R को कॉमन ले लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 n टाइम तक 1 को जोड़ना है। अब 1 को अगर आप 10 बार जोड़ोगे, जैसे 1 को मैं 5 बार जोड़ूं, तो हमें पता है 1 को 5 बार जोड़ोगे 5 बनता है। 1 को आप 7 बार जोड़ोगे तो आपका 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया है ना, 8 आएगा, ठीक है। 1 को अगर 8 बार जोड़ोगे तो 8 आएगा। यानी कि एक बहुत आसान तरीका होगा कि 1 को जितनी भी बार जोड़ोगे उतना ही नंबर आता है। यानी कि अगर 1 को n बार जोड़ोगे तो आंसर आएगा n। यानी कि हमारा इंटरनल यानी कि आंतरिक प्रतिरोध आ गया 1/R, और 1 प्लस 1 प्लस 1 का मतलब हो गया n। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया हमारा? n/R। और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1RIN बराबर रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी R/N, दैट्स इट। ये हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है। ये हमारा कुल आंतरिक बल, सॉरी कुल आंतरिक प्रतिरोध आ चुका है। पर ये तो आंतरिक है ना, ये तो इंटरनल है। हमें क्या चाहिए? हमें तो टोटल ईएमएफ, हमें तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया? वो हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, हम ये भी लिखेंगे, इंटरनल को एक्सटर्नल से जोड़ दो, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
कैसे निकाला जाएगा? तो निकाला जाएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो हम मान लेते हैं कुल प्रतिरोध को R डैश मान लेते हैं। इंटरनल था N बाय आर, जो हमने निकाला R बाय एन, सॉरी R बाय एन, हाँ R बाय एन प्लस R की जगह R डैश हमारा कुल प्रतिरोध है, तो ये बन जाएगा R प्लस एलसीएम लेंगे तो NR में N। ये हमारा कुल प्रतिरोध बन गया इस पूरे परिपथ का। अब क्या किया जाए सर? अब हमें निकालना है करंट। टू मेजर करंट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा मापन के लिए अगर हमें वैद्युत धारा निकालनी है तो उसके मापन के लिए हम जानते हैं ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई ओम्स लॉ। और ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर, टोटल वोल्टेज बराबर करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, यही बोलता है। तो अप्लाई ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार ओम के नियम अनुसार तो कुल विभव जो था, कुल वोल्टेज E, टोटल करंट I और टोटल रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला, कुल प्रतिरोध हमने R डैश मारा था ना, R डैश लिख देते हैं R डैश। चलो E की जगह E लगा दो, I की जगह I लगा दो, R डैश की वैल्यू क्या है R, अच्छा हमने पूरा निकाला था R प्लस NR अपॉन में, देखिए ध्यान से देखेंगे R प्लस NR अपॉन N। अब क्या किया जाए सर? तो कुछ नहीं करना, करंट निकालना है, तो करंट को यहीं छोड़ दो, E बटा रेजिस्टेंस, E बटा ये पूरा प्रतिरोध आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R प्लस NR अपॉन में N, जहां ये N सबसे ऊपर चला जाएगा और वैल्यू बन जाएगी NE अपॉन में R प्लस NR, NE अपॉन में R प्लस NR। ये हमारा कुल प्रतिरोध आ गया, कुल धारा यहां से हमें मिल गई। ये है हमारे पास करंट। अब करंट हमें चाहिए, जो धारा हमें चाहिए वो अधिकतम धारा चाहिए भाई, मैक्सिमम करंट चाहिए। तो टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट हम यहाँ पर दो केस लेंगे। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए, यानी कि अधिकतम धारा निकालने के लिए, हम यहाँ पर चेक करते हैं, यानी कि अधिकतम चलिए अधिकतम धारा के लिए देखते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, और वो ये करंट ये है। अगर हम करंट का फॉर्मूला लिखें NE अपॉन में R प्लस NR, तो जो डिनोमिनेटर है इस केस को लेके चलते हैं कि हमने कहा जब एक्सटर्नल बहुत बड़ा हो इंटरनल से, जब एक्सटर्नल बहुत बड़ा हो, बाहरी प्रतिरोध बहुत बड़ा हो, आंतरिक बहुत कम, तब क्या किया जाए? और वैल्यू लगा के देखते हैं। R को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, R को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा जो करंट आएगा वो आएगा NE अपॉन में NR, N से N कैंसिल, I की वैल्यू आई E बाय R। मुझे यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिख रहा क्योंकि ये तो एक सिंगल सेल का करंट है, यानी कि दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड बाय सिंगल सेल। तो दिस करंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड बाय सिंगल सेल। तो ये तो सिंगल सेल से मिल रहा है करंट, यानी कि नो बेनिफिट या नो एडवांटेज, कोई फायदा नहीं भाई, पैरेलल का कोई फायदा नहीं है, समांतर क्रम का कोई फायदा। ठीक है सर, समझ में आती बात। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं।
सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। मैं कहता हूं कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो जाए, एक्सटर्नल बहुत छोटा हो जाए, तो अब हम एनआर को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि भारी वाला कुछ है ही नहीं। धारा का मान देखेंगे तो वो है एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर। अब नेग्लेक्ट हो गई ये टर्म, तो आई बराबर आ गया एन ई अपॉन में आर, ये हमारी धारा है। तो धारा बराबर आ गई एन इंटू ई बाई आर, है ना, करंट बराबर आ गया एन इंटू ई बाई आर। क्या किया जाए सर अब इस पे, तो आई बराबर एन ई बाई आर, ये बन गई, धारा बराबर आ गया एन इंटू ई बाई आर। यानी कि यहां मुझे एक चीज नजर आ रही है कि भैया जो करंट है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सिंगल बैटरी के करंट द्वारा। यानी कि ई बाई आर क्या है, ई बाई आर मतलब एक बैटरी जो करंट दे रही होगी उससे n गुना हो रहा है। यानी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इतना दिख रहा है n तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर मैं n सेल लगा रहा हूं तो मेरे जो करंट है वो n टाइम्स मिल रहा है। यानी कि यहां पर कंडीशन ये होगी कि द करंट ऑब्टेन्ड is equal to n times the current obtained by single cell। तो ये हमारे पास याद रखने वाली बात, यानी कि एक अकेले सेल से जो धारा प्राप्त हो रही है, उत्पन्न जो हो रही है, उसको n गुना करने कर या n गुना कर दो, उतना हमें धारा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जो धारा प्राप्त हो रही है, यहाँ पर एक अकेले सेल द्वारा प्राप्त या उत्पन्न धारा n गुणा धारा प्राप्त हो रही है। तो बेनिफिट है, एडवांटेज है, यस देयर इज एडवांटेज, इसमें हमारा फायदा है। पैरेलल में लगाने का अब हुआ फायदा, ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहां पर देखा कि माना n सेल, let n cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in parallel। माना n सेल प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, लगे नहीं, जुड़े हैं। तो इस तरीके से एक EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, और यह है हमारा बाहरी प्रतिरोध यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। कितने बार जुड़े हैं, n जुड़े हैं। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल E आ जाएगा, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल आंतरिक जो प्रतिरोध है वो RIN हमने माना। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो अगर हम बोले इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि कुल प्रतिरोध निकालना है तो 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलता है। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स तक, तो हमने 1/R कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 n टाइम तक करना है। अब एक को n बार जोड़ोगे तो एक n ही आएगा, एक को 10 बार जोड़ोगे 10 आएगा, एक को 20 बार जोड़ोगे 20 आएगा, एक को 100 बार जोड़ोगे 100 आएगा, एक को 1000 बार जोड़ोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 रुपए के अगर आपके पास 1000 सिक्के हैं, यानी कि आपके पास 1000 रुपए, तो आप क्या करोगे, एक एक को जोड़ोगे थोड़ी सीधे, मतलब पता है आपको 1 के कितने हैं, 1000 सिक्के हैं, 1000 कॉइन्स है। तो अगर एक n बार जोड़ा जाएगा तो सीधा n आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा 1/R इंटरनल इज इक्वल्स टू 1/R इंटू n। n मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सेलों की संख्या, ये भी दिमाग में रखना है। तो 1 इंटू n, n बाय r। अब इसका रेसिप्रोकल होगा क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, एंड इसको घुमा दिया तो ये भी घूम गया, दिस विल बिकम r बाय n। क्या बन जाएगा, r बाय n बन जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, r बाय n, कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया r बाय n। अब अगर हम कहें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसा आएगा, आंतरिक, पूरा आंतरिक प्रतिरोध, और उस आंतरिक प्रतिरोध पे क्या जोड़ दोगे, बाहरी प्रतिरोध जोड़ दोगे,
बस। तो आंतरिक है RIN और बाहरी है R। RIN की वैल्यू कितनी, R/N, ये दे ही रखी है हमें, ये निकालिए ना हमने R/N, इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया R/N प्लस R। एलसीएम ले लेंगे तो R प्लस NR/N है ना, एलसीएम बन जाएगा। तो R' हमने यहाँ पर कुल परिपथ मान लिया, यानी कि कुल प्रतिरोध मान लिया इस परिपथ का, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, मापन करना है धारा का, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, E = IR, ओम्स लॉ लगाओ, I बराबर E/R', R' यहाँ पे कुल परिपथ का हमारा कुल प्रतिरोध था, तो I बराबर आएगा NE/R प्लस NR। अब हमने पहला केस बनाया क्योंकि हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, जिसमें हमने बोला कि NR यानी कि तो टोटल आउटर रेजिस्टेंस है, बाहर का वो बहुत बड़ा हो गया, इंटरनल का हम हटाया, N से N कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता है यहाँ से कोई फायदा नहीं है और नो एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे जो धारा मिल रही है वो एक सिंगल सेल यानी कि एक अकेले सेल द्वारा मिल रही है, कोई फायदा नहीं है। अकेला लगाओ तो भी उतनी धारा मिल रही है, इतने सारे लगाओ तो भी धारा उतनी ही मिल रही है, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन जब हम बोलेंगे इंटरनल बहुत बड़ा, एक्सटर्नल छोटा है, तो इंटरनल को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, सॉरी, एक्सटर्नल को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो धारा हमें मिल रही है वो N गुना मिल रही है। यहाँ पर फायदा हुआ, N गुना मिल रही है, यानी कि जितने ज्यादा सेल लगाओगे उतना ज्यादा हमें करंट मिलेगा, तो यस देयर इज बेनिफिट। तो हमें कब पैरेलल लगाना है, पैरेलल हमेशा तब लगेगा जब एक्सटर्नल छोटा हो, और सीरीज कब लगेगा, जब एक्सटर्नल यानी कि बाहरी प्रतिरोध बड़ा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मिक्स कॉन्सेप्ट की, मिक्स सर्किट की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन